जिस तरह से तेजी से संक्रमण फैल रहा है, सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में उठ रहा है चौथी लहर को लेकर। आशंका जताई जा रही है कि चौथी लहर आना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में डीडीएमए की बैठक जो कल हुई सर, जिसमें तमाम तरह के फैसले लिए गए मास्क की अनिवार्यता को लेकर, खासकर स्कूल के लिहाज से बात करेंगे कि स्कूल बंद नहीं होंगे, ये फैसला लिया गया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या हमें और स्ट्रिक्टर रूल्स की इस वक्त जरूरत है? हाँ, इसमें दो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो हम लहर किसको बोलते हैं। यूजुअली जब हम लहर तब बोलते हैं जब एक्सपोनेंशियल पेशेंट बहुत बढ़ने लग जाए, केसेस बढ़ने लग जाए, साइड बाई साइड जो हमारे हॉस्पिटल के बेड्स है वो भरने लग जाए, हमारी मेडिकल व्यवस्था में प्रॉब्लम हो जाए, वो चरमराने लग जाए। तो ऐसा इस लहर में नहीं होगा। जो भी 15 दिन से हमारी ओपीडी में भी बहुत पेशेंट बढ़ गए, वो पेशेंट एक या दो दिन में सब लोग ठीक हो जा रहे हैं। किसी को कोई और आगे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। यानी जो पैनिक बटन हम लोग ऑन करते हैं, जैसे वर्ड लहर यूज होता है जिसको सेकंड लहर से कंपेयर कर लेते हैं, तो वैसा इसमें नहीं होने वाला है। क्योंकि जो हमारा वैक्सीनेशन कवरेज है, जो कि हमारे लिए प्राइमरी फॉर्मिडेबल शीट थी हमारी, जो वो काम कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये वेदर होता है अप्रैल का, इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी एलर्जी इन्फेक्शन के रेट 30 to 40% बढ़ जाते हैं, जिसके कारण भी हमें नंबर थोड़े और अभी दिखने चालू हो गए हैं। स्कूलों को ना बंद करना एक अच्छा डिसीजन है, बिकॉज इस तरीके से हम बार बार करके इसको नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमको ये करना चाहिए कि जो हमारा जो मास्क का यूसेज है वो बढ़ाना चाहिए। जो ये केवल सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम लोगों को, पेरेंट्स को, या जो हम लोग नागरिक हैं, उनको भी इसके अंदर काम करना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चों को कफ है, फीवर है या कोई रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, तो हमें खुद उनको स्कूल नहीं भेजना चाहिए। हमें खुद सेल्फ आइसोलेशन को प्रोवाइड करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, मास्क का यूज बढ़ाना चाहिए। जैसे कोई दिक्कत हो अपने डॉक्टर को करा के इमीडिएटली टेस्ट कराना चाहिए। जितना हम जल्दी अपना टेस्ट कराएंगे, उतनी जल्दी ही हम इसको ट्रैक कर पाएंगे और ट्रीट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि जो इस बार हम इस वेव में क्या देख रहे हैं, पहले बच्चों को घर में इन्फेक्शन हो रहा है, उसके बाद बड़ों को हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी, जो मैम ने बोला, वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, प्रॉब्लम जो वल्नरेबल पेशेंट है, प्रॉब्लम में उनके साथी है, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना, अगर उनका बूस्टर डोज बचा हुआ है तो वो लें। यानी पैनिक मत हो। जो हम लोग के गार्ड्स है हमारे, उस गार्ड्स को और फॉलो करें, टेस्ट करें, ट्रैक करें, ट्रीट करें। ये वेव भी ऐसे ही बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बहुत लंबे समय तक लगेगा नहीं कि इसके कारण हमें कोई और बहुत ज्यादा हमारे मेडिकल सिस्टम पे असर पड़ेगा। तो एक बहुत राहत भरी खबर आपने डॉक्टर जायसवाल बताई कि ये उतनी खतरनाक नहीं होगी। अगर फोर्थ लहर आती भी है, चौथी लहर का सामना हमें करना पड़ता भी है, तो ये दूसरी लहर जितनी भयानक, भयावह नहीं होगी। और मिलन, अगर हम डॉक्टर जायसवाल ने जो जानकारी दी उसको सम अप करें, तो एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, बेटर सेफ देन सॉरी, यानी कि सब हमारे हाथ में है। अगर हम इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो सेल्फ कंट्रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेटली मलिका, बेटर सेफ देन सॉरी एंड प्रिकॉशन इज ऑल्सो बेटर देन क्योर। ये दोनों चीजें लोगों को अब ध्यान रखनी जरूरी पड़ जाएंगी, क्योंकि देखिए जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जाएंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, हॉस्पिटलाइजेशन पर अब नजर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोरोना के मामले जब सामने आते हैं तो उसमें एक बहुत अहम सवाल ये हो जाता है कि किस तरीके के ये मामले हैं, इसमें जो लोगों को बीमारी है वो लोग उसमें से कितने हैं, जिन लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है उसमें से वो लोग कितने हैं। और जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे वैसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो बर्डन है वो बढ़ता जाता है। हमें इससे बचना है। इसलिए जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने एक डोज ले रखी है, उनको वैक्सीन की दूसरी डोज लेना जरूरी हो जाता है, ताकि संक्रमण से बचाव नहीं हो सकता लेकिन डिजीज सिवियरिटी से बचाव हो सकता है। अगर वो संक्रमित भी होते हैं तो किसी तरीके से वो घर पर होम आइसोलेशन में रहकर भी ठीक हो सकते हैं। रही बात बच्चों की वैक्सीनेशन की, बच्चों की 12 साल से कम की वैक्सीन अभी तक नहीं है। इसको भी डॉक्टर्स देख रहे हैं। कई बच्चे आ भी रहे हैं, स्कूलों में संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो बच्चों में जो कोरोना से लड़ने की जो शक्ति है, जो इम्यूनिटी है, और एक्सपोजर की वजह से जो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं बच्चों में, वो बच्चों को इस वक्त डिजीज सिवियरिटी से प्रोटेक्ट करेंगी। इसलिए बहुत सारे विशेषज्ञों ने ये भी कहा है कि बच्चों को वैक्सीनेशन देना जरूरी नहीं है इस कारण से।
लेकिन जिनको है उनके लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में अभी तक वैक्सीनेशन की जो डोजेज हैं वो स्टेट्स को दे रखी हैं और राज्य सरकारों से ये कहा जा रहा है कि आप जो अपना बचा हुआ स्टॉक है वैक्सीन का पहले उनका इस्तेमाल करें और उसके बाद ही आगे बढ़े। तो दिल्ली जैसे शहर में भी पूरी वैक्सीनेशन सेकेंड डोज की अभी नहीं हुई है और इस पर डीडीएमए की मीटिंग में काफी जोर दिया गया है। जी मिलन, और डॉक्टर जायसवाल कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले डॉक्टर जायसवाल वैक्सीनेशन से ही जुड़ा एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी भी जैसा कि आपने भी बताया एक रोबस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव देश भर में चला, लेकिन उसके बावजूद लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर सवाल हैं। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या ये वैक्सीन हमारी सेहत के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, और खासकर बच्चों को लेकर पेरेंट्स श्योर नहीं हो पा रहे। देखिए, 2 क्वेश्चन पूछे आपने। सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी तक हम लोग 1,80,00,000 वैक्सीन दे चुके हैं। इतनी वैक्सीन देने के बाद इससे बड़ी कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती जिसमें इतने पेशेंट इनरोल हो कि इतने लोगों को वैक्सीन दिया गया और हमने मिनिमम 1 या 2-5% के अलावा कहीं कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। यानी ये वैक्सीन एकदम सेफ है अडल्ट में भी और बच्चों में भी हम बहुतायत को दे चुके हैं, कोई रिएक्शन हम लोगों ने नहीं देखा। जहां तक बात है सेफ्टी की, तो इससे सेफ्टी का पॉइंट कोई हो ही नहीं सकता। सेकंड, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों की बात है कि बच्चों में हम ऑलरेडी बहुत वैक्सीन देते हैं। अंडर 5 ईयर्स तक हम वैसे भी बच्चों को बहुत सी वायरल के लिए वैक्सीन देते हैं जिनका क्रॉस इम्यूनिटी होती है हर वायरस का। अगर आपने स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का भी वैक्सीन लिया हुआ है तो इसकी क्रॉस रिएक्टिविटी कोविड के वैक्सीन से वायरल से होती है। यानी अगर बच्चों के वो वैक्सीनेशन भी पूरा हुआ है तो डेफिनेटली वो एक इंपॉर्टेंट बच्चों को इम्यूनिटी देता है। इसीलिए देखिए आप सेकेंड वेव में भी ऐसा नहीं था कि बच्चे इन्वॉल्व हुए थे। जो एंटीबॉडी का बात का जो टेस्ट आया था, डाटा है, तो पता चला 40 to 50% बच्चे सेकेंड वेव में भी इन्फेक्टेड थे और कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं हुए थे। इस वायरस का बच्चों पे बहुत ज्यादा असर ना देखा गया है, ना हम अभी देखने को पा रहे हैं। इसलिए अगर जो पेरेंट्स हैं बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरे बच्चे भेजे ना भेजे, तो इतना घबराने की बात नहीं ना। जो भी इन्फेक्शन है माइल्डेस्ट इन्फेक्शन बच्चों में होता है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इम्यूनिटी पुराने वैक्सीनेशन से होती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं ना। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत बहुत सेफ है और इंडिया ने ये प्रूव कर दिया है इतने लोगों को वैक्सीन लगा के कि ये हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया था। डॉक्टर जायसवाल, बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अनिवार्य की गई थी, उनके लिए इसे जरूरी बताया गया था, लेकिन अब बूस्टर डोज का सवाल अब सभी लोगों के लिए, खासकर एडल्ट्स के लिए भी खड़ा हो गया है। हमने देखा कि पहले ऑफिसेज में भी जो नियम थे वो सिर्फ इस लिहाज तक थे कि आपको डबल डोज होना चाहिए, लेकिन अब वो नियम हम देख रहे हैं कि कई कंपनीज में चेंज होता जा रहा है। अब एम्प्लॉयज के लिए बूस्टर डोज को भी कंपलसरी किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप रेकमेंड करते हैं सर बूस्टर डोज फॉर एडल्ट्स? डेफिनेटली। देखिए क्या होता है, जब भी कोई वायरल होता है या तो नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी आएगी या तो वैक्सीनेशन से आएगी। तो जब भी हमने जो सेकंड डोज लगाया उसको भी 9 महीने से 1 साल हो गया है लोगों का, तो हमने देखा गया कि जो वैक्सीन की इफिकेसी है वो विद टाइम में कम होती चली जाती है। यानी 9 महीने से 1 साल के भीतर भीतर वैक्सीन की इफिकेसी कम हो जाती है। ऐसे केस में हमें बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम बच्चों के वैक्सीन या फ्लू शॉट से भी देख सकते, जो हम लोग अपने वल्नरेबल 60+ में भी लगाते हैं कि फ्लू शॉट हर साल फ्लू शॉट में भी नया वेरिएंट आता है वायरस का। जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस का जो फ्लू शॉट लगाते हैं तो नए वेरिएंट हर साल आते हैं। इसका क्या मतलब है, क्योंकि उनमें म्यूटेशन हो रहा है, इसमें हर साल नई स्ट्रेन WHO बताता है, उसी के हिसाब से वैक्सीन बनती है। सेम इज फॉर कोविड, ये भी वायरल है तो इसमें भी ऐसे ही होगा। हर साल या कोई ना कोई नया रिकॉम्बिनेशन होगा, नई स्ट्रेन आएगी, और ये अगर पुरानी स्ट्रेन भी आएगी तो उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है हम लोगों के उसके प्रति, इसलिए हमें बूस्टर डोज लगाना ही पड़ेगा। और इनफैक्ट अब हमारा देश किस तरीके से बूस्टर डोज को प्रमोट करता है, ये अभी गेम चेंजर होगा आगे के वेव्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बूस्टर डोज शुड बी कंपलसरी, लगाना ही चाहिए जिनको 9 महीने से 1 साल हो चुके हैं। मिलन, बूस्टर डोज की अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो बूस्टर डोज के बारे में भी व्यूअर्स को क्या आप जानकारी दे सकती हैं? किस तरह से क्या इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर सरकारें काम कर रही हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी इसके लिए काम करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बूस्टर डोज आसानी से पहुंच सके। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका है। बूस्टर डोज की अवेलेबिलिटी जो है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बूस्टर डोज उन्हीं के लिए है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन तक बूस्टर शायद ना ही पहुंच पाए, क्योंकि पहला जो वैक्सीनेशन ड्राइव रहा वो एक बड़ा सक्सेस इसलिए भी रहा क्योंकि लोगों तक, जन जन तक वैक्सीनेशन लेने की जो अपील थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। इस वक्त जो बूस्टर डोज का कैंपेन चल रहा है वो बहुत ही
कम लेवल पे चलाया गया है। एक औपचारिक अनाउंसमेंट किया गया था स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, और उसके अलावा सिर्फ ये कहा गया था कि प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में ही आपको बूस्टर डोज दी जाएगी, और उसके लिए भी आपको एक दाम अदा करना होगा। 370 से ज्यादा जो है फिलहाल बूस्टर डोज आपको मिलेगी 150 रुपए के सर्विस चार्ज पर, जहां प्राइवेट सेंटर्स में लगाई जाएगी। लेकिन जो फ्री वैक्सीन की मांग थी लोगों की, या फ्री वैक्सीन का जो ड्राइव था भारत सरकार का, वो बूस्टर डोज के लिए तो नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बूस्टर डोज अभी सिर्फ प्राइवेट सेंटर्स में दी जा रही है। हालांकि जो दाम है वैक्सीन के 700-800 का कोविशील्ड का डोज मिलता था, वो कम करके 370 किया गया, और कोवैक्सीन 1200-1400 रुपए की मिलती थी, उसके भी दाम गिराकर 370 रुपए किए गए। लेकिन बूस्टर डोज को पुश करने की बहुत बड़ी जरूरत है भारत सरकार को, वरना लोग नहीं बूस्टर डोज ले पाएंगे। लेकिन एक बहुत अहम बात भी भारत सरकार ने जो कही है कि दूसरी डोज के 9 महीने बाद ही आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल होंगे, और उसके लिए कोविन पर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। कोविन पे आपके डिटेल्स पहले से होंगे। आपका अगर 9 महीना पूरा हो गया होगा दूसरी डोज लेकर, तो आपको मैसेजेस भी आना शुरू हो जाएंगे कि आपकी बूस्टर डोज रहती है, आप प्राइवेट सेंटर्स में आकर लगा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, गरीबों के लिए कैसे ये वैक्सीन अवेलेबल की जाएगी, इस पर अभी चर्चा करनी जरूरी है। डॉक्टर जायसवाल, आपका भी मैं ओपिनियन इस बात पर चाहूंगी, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी इज क्लियरली एन इशू। गरीब तबके के लोग शायद बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए क्योंकि उसकी कीमत काफी ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इस दिशा में भी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए हमने देखा बहुत मेहनत सरकार ने की, और यही वजह थी कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी हम हासिल कर पाए। बूस्टर डोज के लिए भी क्या उस तरह का कैंपेन, उस तरह की ड्राइव जरूरी है सर? 2 पॉइंट है, इसका आंसर बड़ा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे लिए है, पर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइकोलॉजिकल पॉइंट। 370, 500 रुपीज, 400 रुपीज से कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। सारा काम सरकारों का नहीं है, ये कुछ काम जनमानस का भी है कि वो भी इस चीज को फाइट करने में दूसरों की मदद और सरकार की मदद और अपनी मदद करे। तो अगर सरकार इसको नहीं भी करती है तो कोई बहुत बड़ा, इसमें मैं इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं समझता हूँ, क्योंकि 400 रुपीज ये कोई बहुत बड़ा, अगर आप इंडिया का जो इकोनॉमिक स्टेटस देखें, जो अर्निंग कैपेसिटी है, पॉकेट की अर्निंग पॉकेट देखें, वो अचीव की जा सकती है। दूसरा साइंटिफिक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, जो वाई गवर्नमेंट ने इसको इतना स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि हम लोग वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी अचीव करना चाह रहे थे। जितना डोज हमने, कितना करोड़ों को जितना हमने डोज लगा दिया है, उससे एक लो लेवल की हर्ड इम्यूनिटी भारत में, इंडिया में अचीव की जा चुकी है। यानी अगर एक बार हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली जाएगी तो जो मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी या हॉस्पिटल एडमिशन है, ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, और जो भी इन्फेक्शन होंगे वो छोटे छोटे बर्स्ट होंगे, छोटे छोटे पॉकेट में इन्फेक्शन होंगे, जो कि हम देखने को हमको मिल रहा है। अब देखिए, पहले क्या होती थी, पहली वेव में क्या होता था कि लोग पहले महाराष्ट्र जाता था, केरला जाता था, उसके बाद ये दिल्ली और बाकी आउटस्कर्ट्स पे जाता था। पर अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है। अब की बार ये वायरस इंडोजिनस स्प्रेड हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड लोकल एरिया से स्टार्ट हो चुका है। यानी ये वायरस एंडेमिक हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर कोई वायरस एंडेमिक हो चुका है, इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी इज फाइटिंग एंड वर्किंग अगेंस्ट दैट वायरस। सो अभी इस मौके पे अगर सरकार करती है तो इट्स ऑलवेज ए वेलकम इफेक्ट कि भाई सरकार इसमें भी कर रही है। पर अगर नहीं करती तो जनमानस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना बूस्टर डोज ले।